अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सॉरी, मैं कैमरा खोल देती हूँ वैसे, लेकिन डरना मत क्योंकि मेरी आंख में एक इन्फेक्शन है एंड माय आईज आर नॉट लुकिंग वेरी वेल। So in today's class we are going to discuss tips and tricks. एक चीज बाकी जो चीज जिस हर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिसहार्ट कर देती है वो ये होती है कि लास्ट मोमेंट पे आके और एक या दो नंबर से पेपर मैं अच्छा ओके, अब मैं पहले आपकी क्वेरीज पढ़ लेती हूँ और उसके बाद में आपको सारी चीजें समझाना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो जो पहली क्वेरी आई है वो आई है, अगर मैं मई तक पीआरसी ना क्लियर हो तो मई के बाद बीडब्ल्यूसीएस का पेपर देने का कोई फायदा तो नहीं होगा, खुद ही एग्जाम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूज की। द ओनली थिंग इज कि अगर आप पहले से एनरोल्ड हैं और आपकी बाकी पेपर्स पहले से हुए हैं या आपकी एनरोलमेंट पुरानी है तो ऑब्वियसली आपको बीडब्ल्यूसीएस देना पड़ेगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात एक सेकेंड, is anyone else experiencing issues where they can't see or hear the host during the Zoom meeting, or is it just me? Aziz, it was just you at that time क्योंकि उस वक्त मैं आई नहीं थी। I'm so sorry, मैं आ गई हूँ तो अब आपको शायद मैं नजर आ रही होंगी। अगर आ रही हूँ तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, बाकी तो अब फिर मुझे नहीं पता, इंटरनेट का इशू। अभी स्टार्ट ही नहीं हुई होती जी, थैंक यू। आई ऑल्सो कांट हियर द वर्ड नाउ, कैन यू ऑल हियर मी? वेरी गुड। अच्छा, अब अगर हम शुरू करते हैं, देखिए मैंने जिस तरह से कहा था कि गाइडेंस सेशन हो, किसी किस्म की हेल्प हो, कुछ हो, एक बात याद रखिएगा हर पेपर के लिए कि हर पेपर में आपकी एफर्ट काम आएगी, मेरी नहीं। मैं आपको जरूर बता दूंगी, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला मेरे पास नहीं होगा जिससे मैं आपको वो चीज घोल के पिला दूं और वो आप जाए जाके वहां उल्टियां करें और सब सही हो जाए, राइट। सो प्लीज थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। पहले मैं आप लोगों से भी पूछ लेती हूँ कि आप लोगों को कहाँ कहाँ लग रहा है कि आपके साथ मसला हुआ होगा जहाँ पे पेपर हो गए। आपका क्या नाम है? यूनुस। यूनुस, आपको क्या लग रहा है कि आपका पेपर कैसा हुआ? लेटर फॉर्मेट में कंफ्यूजन हो गई, चलो एटलीस्ट आपने ये रिफ्लेक्ट कर लिया, ठीक है। आपका क्या नाम है? राशिद। राशिद, आपको क्या इश्यू आ रहा था? मुझे भी वही लग रहा है कि मेरे शायद मुझसे कह रहा हूँ ना, मुझे कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक और चीज बहुत मजे की बताऊं। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे दो क्वेश्चन निकलते हैं, पता है ना। एक तो कॉम्प्रीहेंशन खुद और एक प्रेसिंग, और इसके लिए आपकी रीडिंग होनी चाहिए। अब मसला सारा हमारे यूथ का ये है कि आप लोग ना अपनी कोर्स की किताबों के अलावा कुछ भी रीड नहीं करना चाहते इंग्लिश में, है ना। यानी कि अगर फेसबुक पे भी कोई अच्छी पोस्ट इंग्लिश में होगी तो आप उसको भगा देंगे, राइट। और आप देखेंगे क्या, सिर्फ एक सड़ी हुई रील जिसमें कोई बेकार कंटेंट होगा, जिसमें किसी भी तरह से आपकी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो रही। हो सकता है आपके आइडियाज इंप्रूव हो जाए लेकिन लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो रही होगी। अब मसला ये है कि बीडब्ल्यूसीएस में रीडिंग बड़ी ही क्रूशल हो गई है, क्योंकि वो ये जरा सा भी एहसास नहीं करते कि बच्चा किन किन बैकग्राउंड से आ रहा है। वो आपको उसी एक लेवल, जो उनका स्टैंडर्ड लेवल उन्होंने बना दिया है, उसी लेवल का टेक्स्ट देते हैं। उसमें अक्सर ऐसे वर्ड्स होते हैं या वोकैबुलरी में ऐसी ऐसी वोकैबुलरी होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा जरूरी है कि आप में से अब जो है, आप लोग पेपर कब कब देने के मई में, तो यानी कि आप लोगों के पास तो बहुत कम दिन है, मतलब एक हफ्ता। और मई में वो पेपर कब है, डेट आई 13 को है, तो टेक्निक 25 को दोगे तुम, ठीक। 25 डेज बन रहे, तो देखिए 25 डेज का मतलब है कि लाइक 2 हफ्ते से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि आप आज से ही आप वो सारी चीजें शुरू कर दें जहां पर आपको अपने वीक पॉइंट्स दिख गए। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको आप इतना ज्यादा फोकस ना करें, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर वोकैबुलरी आपका वीक एरिया है, लेट्स से कि आपको चीजें समझने में, किताब मतलब क्वेश्चन में से कुछ पढ़ के समझने में ये मसला हो रहा है, तो आप वोकैबुलरी पे ज्यादा जोर। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। नुमान, तुम्हारा क्या मसला हो रहा है, तुम्हें क्या इश्यूज आते हैं? मैं मुझे सिर्फ कोई लेटर राइटिंग में ना उसमें लैग हो रहा है, लेटर राइटिंग में, और लेटर से भी ज्यादा ना वो फ्री डायग्राम। वो उसमें क्या मसला है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने तो पूरा सही लिखा अपने डायग्राम के अंदर, जो मेन पॉइंट्स डाले वो भी सही लिखे हैं, उसके बाद भी फिर इस तरह। टॉपिक याद है थोड़ा सा कि फिशबोन में जो टॉपिक आया था ऐसे का, वो क्या था? आप लोगों को याद है? रोजे की हालत थी ना। अच्छा ठीक है, आप लोगों में से किसी को याद है फिशबोन डायग्राम का टॉपिक? बताओ जरा। क्या वाई आर? Contemplate when you are visit guest visits and वहाँ भी ये तक है। उर्दू में बताओ, मैं उसको इंग्लिश में कर लूँ। मतलब इनकम्प्लीट होता है, काम बता के होगा होटल रूम्स का
Okay, fine. Okay. So why hotel rooms maintenance is incomplete? चलो अगर ये एक टॉपिक है तो why का तो मतलब ही साफ है ना कि वो आपसे वजह जानना चाह रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं क्या क्या कॉजेस बता सकते हैं आप, 2 कॉज बता दें मुझे। लैक ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। ओके, लैक ऑफ मेंटेनेंस प्लान, पूरी बात करिए, ठीक है। और इसके बाद लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ स्टाफ, वेरी गुड, लैक ऑफ नंबर ऑफ स्टाफ, ये आपके 2 कॉज हो गए। अगर आपके पास जो है वो मेंटेनेंस प्लान नहीं होगा तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा? होटल रेपुटेशन गिर जाएगी। और अगर आपके पास स्टाफ की कमी होगी तो उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या आएगा? तो ये होगा जो मतलब लैक ऑफ सर्विसेज हाँ, टू द कस्टमर्स, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा कस्टमर्स, मतलब अगर एक टाइम में पूरा होटल एक टाइम में करेगा फिर क्या होगा, स्टाफ की कमी की वजह से तो वही होगा ना कि रेपुटेशन पे गिर जाएगी। ये रेपुटेशन पे ना हो। देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट। हाँ, छोटी सी चीज है, अगर आपके पास स्टाफ कम है तो क्या मसला आ रहा है आपको? आपके काम कंप्लीट हो ही नहीं सकते बिकॉज कि आपके पास, जी आपके पास आपकी सर्विसेज कंप्लीट नहीं होंगी क्योंकि आपके पास स्टाफ की कमी है, राइट। सो ये आप देख सकते हैं फिश बोन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का नाम है, यानी कि किसी भी ऐसी चीज जिसका हल नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह समझ नहीं आ रही, उस तरह के टॉपिक है। अगर तुम्हें फिश बोन में मसला होता है, तुम एफिनिटी डायग्राम की तरफ क्यों नहीं जाते? अच्छा, मैंने आप सबको एक बात बहुत दफा बताई है कि कोशिश किया करें कि जैसे ही आपको लग रहा है कि मैं किसी एक टाइप ऑफ ऐसे प्लानिंग में बहुत पक्का हो गया हूं, दूसरे को पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि चॉइस है, ठीक है। अगर फिशबोन और एफिनिटी में चॉइस दी जा रही है तो उस चॉइस को अवेल करें ना, दोनों की प्रैक्टिस करके अपना टाइम और सब जहन क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये मत करें। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि जैसे व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ पासिंग इन पीआरसी इन जस्ट वन अटेम्प्ट, assuming all papers are attempted, just BWs remain because it was fail. I'm studying CAF as well, I will appear. अच्छा ठीक है, ओके। मिस वोकैबुलरी तो बुक से आउट थी, अच्छा ठीक है, बुक से आउट थी सारी पेपर में। फ्रीक्वेंटली मिस डेडलाइन विद क्लाइंट्स, फ्रीक्वेंटली मिस, अच्छा हाँ, ये टॉपिक अगर फ्रीक्वेंटली मिस डेडलाइन फ्रॉम क्लाइंट्स विद क्लाइंट, सॉरी, तो इसको आप किस तरीके से फिशबोन में करेंगे, इसकी प्लानिंग मुझे बताएं जरा करके। आई एम ऑल्सो फेसिंग इश्यूज इन BWCS मैम, मुझे ऐसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ऐसे फिशबोन में था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पीछे क्या होते हैं कॉजेस और क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये बताने हैं, ठीक है। मिस मुझे फिशबोन अच्छा आता है बट एफिनिटी वाला टॉपिक इजी था, लेकिन उसकी प्लानिंग फिर मैंने अपने हिसाब से की। अच्छा ठीक है, मैं आपकी क्वेरीज समझ गई हूँ कि ज्यादातर किस तरह की है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो बेसिकली जो मैंने आपके लिए सेशन में चीजें प्लान की है, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी, ये वो चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं। आपके एग्जाम में बिजनेस लेटर आता है या मेमो आ जाता है, ठीक है, इन दो में से कोई एक चीज आती है। रिपोर्ट कभी कभार आती है, मैक्सिमम नहीं आती है, ठीक है, लेकिन हमने इसलिए हमेशा उसको पढ़ाया होता है। ईमेल राइटिंग भी इसी तरह का है, फॉर्मेट सबका सेम है। अच्छा, इसके फॉर्मेट में प्लीज आप लोग ये मत सोचा करें कि हम अगर लेट्स से कोई किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, ठीक है, उसको ये बताया जा रहा है कि डेट हमेशा लेफ्ट में लिखो, लिखें आप, ठीक है। देखिए फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें कुछ चीजों का होना जरूरी है, उनकी पोजिशनिंग क्या है ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मल लेटर में रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन कि किसको वो लेटर जा रहा है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कंपनी क्या है, वो होना, डेट का होना, सब्जेक्ट का होना, ये लाजमी है। अब कुछ लोग सब्जेक्ट बिल्कुल मार्जिन के साथ, यानी कि एड्रेस लिखते ही नीचे लिखते हैं इस तरफ से, कुछ लोग बीच में हेडिंग की तरह लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, इनमें मार्क्स नहीं कटते। लेकिन अगर किसी ने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा या सब्जेक्ट को गलत तरीके से लिखा, वो गलत है। सो फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट को सही तरीके से लिखने का जो तरीका है वो फ्रेज है, ठीक है। कंप्लेनिंग अबाउट AC रिपेयरेंस, ठीक है, फॉलो अप ऑफ AC मेंटेनेंस, ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपके इस तरह के फ्रेजेस जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट होते हैं। कभी भी नहीं होगा आई एम राइटिंग कंप्लेन लेटर फॉर AC मेंटेनेंस, इस जिस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे खराब हो जाएगा। तो रिपोर्ट में, लेटर में, मेमो में, ईमेल में, सब में सब्जेक्ट लाजमी है, क्योंकि वो एक नेसेसरी पार्ट है किसका, फॉर्मल राइटिंग, ठीक है।
समरीज और प्रेसी एक ही चीज होती है, इसीलिए स्लैश डाल के मैंने लिखा है। प्रेसी का मतलब ही है कि कोई भी बात को छोटा करके बताना, और इसकी मिसाल मैंने हमेशा आपको इसलिए ऐसे दी है कि जब आप रीडिंग करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो आधा कॉम्प्रिहेंशन तो आपको समझ आता है ना, क्योंकि आपको आंसर्स भी मार्क करने होते हैं। तो समझे आपने उसमें से जो समझा उसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख दें। अब मसला कहाँ आता है, जो मार्क्स कटते हैं प्रेसी में, वो होता है कि जब आप ओन वर्ड्स में लिखने बैठते हैं तो आप लोगों को तो रीडिंग राइटिंग का इशू है ना। तो जब रीडिंग राइटिंग का इशू है तो वो ग्रामेटिकल मार्क्स कट रहे हैं, कंटेंट के नहीं कट रहे। ठीक है, अगर आपका पेपर 44, 43, 42 पे रुक रहा है, यानी 40s में आके रुक रहा है, इसका मतलब 50 से जरा सा दूर, इसका मतलब है अब आपके लैंग्वेज के मार्क्स कट रहे हैं, कंटेंट के नहीं। क्योंकि कंटेंट आपको आ गया है, समझ आ रहा है, आप उसी हिसाब से लिख भी रहे हैं, बट आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं हो रही। लैंग्वेज अच्छे करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता ही है कि आप, मिस मेरा लेटेस्ट बेगर के बारे में आया था और एग्जाम में क्वेश्चन था कि आपने सजेशंस भी देनी है, मैंने वो भी दी, लेकिन इस बार मेरा फिशबोन का टॉपिक अजीब आया था, फिर मैंने एफिनिटी ट्राई किया, इस बार तो ये इशू था। अच्छा देखिए, ये भी बहुत अजीब सी बात है। अजीब टॉपिक क्या होता है? क्या आपको समझ उसके, आने वाला। मेरा जैसे है ना अजीब टॉपिक आया था कि जब स्ट्रेस और एंजाइटी का, पर वो ऐसे बताया हुआ था कि स्ट्रेस एक कुछ मिसाल, जैसे हम कहते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी के टॉपिक्स कुछ एक ऐसे इंग्लिश वर्ड्स यूज किए हुए थे जो मुझे समझने में मुश्किल हो तो रही देखिए ना, अब यहाँ टॉपिक अजीब नहीं है, स्ट्रेस एंजाइटी उनको समझ आ गया। शायद अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है। हाँ, मतलब ही couldn't एक- grab the words, तो इसका मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो तो इम्प्रूव होते ही जब आपकी रीडिंग एक्सटेंसिव। Yes. ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ठीक है, अब आप ना वर्ड्स का मतलब समझना शुरू करें, तो इस प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ ही वर्ड्स बता पाऊंगी ना, बाकी के वर्ड्स कैसे? अब कोई एक वर्ड याद है जो तुम्हें बिल्कुल उसमें समझ नहीं आया था? कोई ऐसी वर्ड जो कभी तुम लोगों ने सुना हो जो तुम्हारे लिए एकदम स्ट्रेंज है? शायद मेरे लेटर लिखा है, ऐसे का नाम लिखा है। देखो, पूछो, यहाँ पे मैं, यहाँ पे भी लोगों ने लिखा है मिस मेरा लेटर। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इसका मतलब है कि पूरा ही कुछ ऐसे लिखा था कि तुम्हें समझ नहीं आया। एडमिशन कब लूं सीए में, और ये गाइडेंस सेशन का मतलब ये नहीं है, ये BWCS गाइडेंस है बेटा। सो ये आप IQ के एडमिन्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बेकरी चेन इंक्रीज बिजनेस कुछ इस टाइम है। 25 दिन में अच्छा खासा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों के पास है, आप लोग किसी ना किसी ग्रुप में ऐड है जिसके थ्रू आपको ये पता चला है, तो आपको वहां मेरा नंबर भी मिल रहा होगा। आप अपने नाम के साथ हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको उस पर फीडबैक दे दूंगी। तो मुझे आपको ये एटलीस्ट अंदाजा होता चला जाएगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, अब आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जो भी लिखे उसको टाइप करके लिखे, ताकि आपका टाइम भी मैनेज होता है। ठीक है, मतलब इसलिए तो समरी और प्रेस्टीज होती है, ये सब चीजें आपको समझ ही जब आएंगी जब आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी। क्या है? आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय competitiveness. Employee competitiveness refers to the ability of an employee to compete effectively within a workplace or industry. It is characterized by the following factors. तुमने इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा है? ये इसमें तो चैट जीपीटी ने बताया ना। हाँ, तो टॉपिक ये था, आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय कंपेटिटिवनेस। तो तुम्हें इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तो फिर भी मैंने एमएस के बारे में मतलब लिखा है कि मतलब कि टीम वर्क वगैरह करनी चाहिए, इस तरह की नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखो उन्होंने ये नहीं पूछा है कि व्हाट शुड एन एम्प्लॉय डू। उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉय की कंपेटिटिवनेस का कैसे पता चलेगा। कंपेटिटिवनेस का क्या मतलब होता है? कंपीट करने का क्या मतलब है? कंपटीशन में, जैसे अब फॉर एग्जांपल आप दोनों की जॉब एक ही फर्म में हो गई, तो आप बेशक कितने अच्छे दोस्त हो, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे ना, तो आपको अपनी तरक्की बहुत प्यारी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि वहां पे आपको मिलना शुरू होते हैं पर्क्स। पर्क्स कहते हैं उन चीजों को जो आपके बेनिफिट्स होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप हैं राशिद और आप हैं यूनुस, आप दोनों गए एक ही फर्म में, रिक्रूट हो गए। आपका काम थोड़ा सा आपने ज्यादा मेहनत से करना शुरू किया, आपको मिला पहले साल अप्रेजल, यानी कि आपके पैसे बढ़ गए, आपकी पोजीशन शायद ऊपर हो गई। अब आप क्या करेंगे कि एक तरह से आपको मोटिवेशन मिली ना, आप और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त अगर ये आपसे हेल्प मांग रहे होंगे क्योंकि इनको आगे आना होगा, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं आप
थोड़ी हेल्प करेंगे, लेकिन आप इनको सब चीजें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर तो ये इक्वल आने लगेगा तो फिर मेरे चांसेस कम हो सकते हैं या ये मुझसे आगे ना निकले। सो कंपेटिटिव नेचर ये होता है। तो वो कब डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, किन चीजों की वजह से एम्प्लॉय में आ जाता है, ये बताना। ये नहीं बताना था कि एक एम्प्लॉय जो उसको क्या क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली ये तो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन को समझे और फिर आंसर करें। अच्छा, ग्रामर वोकैबुलरी मैंने आपको इसलिए यहाँ लिख दी क्योंकि ये भी एक तरह से हिडन पार्ट ऑफ सिलेबस है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ग्रामर के ऊपर इस पेपर में, लेकिन हर चीज में आपकी ग्रामर चेक हो रही है। अगर आपने ऐसे लिखा और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स है, अगर लेटर लिखा और उसमें पास्ट और प्रेजेंट के एरर्स है, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि पेपर है ही इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। और फिर एंड में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें तो आपके पार्ट है। अच्छा, अब आपको जो चीजें करनी है, जिनको गौर से आपको करना है, वो ये कि देखिए ये है एक्सपेक्टेशन आई कैप की। आई कैप आपके पेपर में एक्सपेक्ट कर क्या रहा है, वो ये देख रहा है कि प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए और आपका स्ट्रक्चर बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल टोन का मतलब ये है कि जब आप लेटर्स लिखें तो आप कहीं पर भी उसमें ऐसा ना फील कराएं जैसे इसमें आप के अपने ओपिनियंस और इमोशंस हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई फील दैट दिस शुड नॉट बी डन इन द कंट्री। opinion of it, so हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे बेगर्स के लिए उन्होंने कहा कि बेगर्स बहुत बढ़ गए और इनको हटाने के लिए सजेशन दें। तो सजेशन देने में लोग अक्सर कहते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर कंट्री, सो वी शुड बैन बेगरी, दिस एंड दैट। ये बहुत ओपिनियनेटेड टोन है। अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एक्शंस टू स्टॉप इट बाय प्रोवाइडिंग देम अवेयरनेस एंड लिटरेट देम, और find or create some sort of small jobs where they can be allocated and they can earn their living। अगर मैं इस तरह के वर्ड यूज कर रही हूँ तो टोन मेरी बहुत फॉर्मल चल रही है, और जब मैं अपनी फॉर्मल टोन चला रही होंगी ना तो कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आई कैप भी यही सुनना चाह रहा है, क्योंकि आई कैप नहीं चाह रहा कि आप बहुत ज्यादा कैजुअल वे में बात करें, क्योंकि बहुत फॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। फिर क्लैरिटी और कंसाइजनेस का मतलब यही होता है कि आपके पास है 2 घंटे, डिजिटल पेपर है, ठीक है। हर पेपर में वर्ड लिमिट है, मतलब हर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट है। तो जब आपके पास वर्ड लिमिट है ना, तो आप उसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके कहानी नहीं बना सकते। इसीलिए उन्होंने आपको ऐसे भी ऐसे दिए होते हैं कि जिनमें आप कहानियां क्रिएट नहीं करते, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है बस आप वो लिखते हैं और 150 वर्ड में एंड कर देते हैं। तो इस तरह के पेपर में या इस तरह के असेसमेंट में ना आप 120 वर्ड, 120 वर्ड, ऐसे में 120 हो गए, देखो 150 होते हैं। लास्ट टाइम 120 में मेरा 120 में स्टॉप हो गया, स्क्रीन रेड हो गई। प्रेस ही हो गया वो। that's 95 to 100। प्रेस ही होती है 95 टू 100, 150 की लिमिट आपको उसमें मिलती है। वो लेटर में कोई लिमिट नहीं थी। हाँ, लेटर में लिमिट नहीं होती है, क्योंकि लेटर वैसे ही फॉर्मल होता है, उसमें आप कितनी लंबी करेंगे, आपसे जो पूछा जा रहा है वही बताएंगे। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है कि आप क्लैरिटी और कंसाइजनेस रखें। उसके बाद जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी बड़ी जरूरी है। पंक्चुएशन भी हम गलत लगा रहे हैं, क्योंकि हम पंक्चुएशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। पंक्चुएशन का मतलब है जहां आपको लग रहा है कि वाकई पॉज आना है वहीं कॉमा आएगा, बिना वजह के कॉमा नहीं लाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पंक्चुएशन आपको सिर्फ खूबसूरत लगता है और आपको उसका मतलब नहीं पता है, खुदारा यूज ना करें। हाँ, ये मैं हर बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चों को सेमी कोलन कोलन बहुत पसंद है, नहीं भाई नया लगे और नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से 3 डॉट्स इलिप्सिस कहलाते हैं। आप कोई बात शुरू करते हैं, आप आधे सेंटेंस में 3 डॉट्स लगाते हैं, अब तो स्टाइल हो गया, लेकिन ये ना करें, क्योंकि एलिप्सिस का मतलब भी डिफरेंट है। एलिप्सिस का मतलब है ये बात यहाँ पे जारी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम है या जगह कम है, तो हम ये बात पूरी नहीं लिख रहे, अब हम इसको आगे इलेबोरेट करेंगे। तो आप ऐसा कुछ आगे कर नहीं रहे होते, लेकिन आप एलिप्सिस लगाते हो, वो खूबसूरत लग रहा है। तो प्लीज बहुत सारे ऐसे पंक्चुएशन है जो बिला वजह यूज हो रही है, उसका मतलब नहीं पता। तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे लें, वोकैबुलरी तो ऑब्वियसली देनी, और ग्रामर। ग्रामर में ये होता है कि जब हम फ्लो में लिखते हैं, तो क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है नहीं और हम इसको प्रैक्टिस में रखते नहीं, मतलब आप ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं इंग्लिश में इतना, तो क्या होता है कि हम ग्रामर को ना बड़ा कॉन्शियस एफर्ट के साथ करते हैं और उसमें हम गलतियां कर देते हैं। मतलब हम कहते हैं कि सब पास्ट में लिखना है। अब अगर एक बात अभी हो रही है और मैं यहाँ पास्ट का हवाला दे रही हूँ, यानी कि मैं ये कहूँ कि पिछली क्लास में जो मैंने बताया था, तो अब मैं इतनी कहूँगी पिछली क्लास में जो बताया है मैंने, वो आप अभी रिवाइज करेंगे। तो हम यहाँ इंग्लिश लिखने में ना ये गलतियां करते हैं कि हम पूरी या तो एक सेंटेंस, एक पूरे टेंस को लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर हम टेंस को बदल ही नहीं पा रहे होते।
तो वो गलती हो रही होती है। एक मैसेजेस देख लो इनके क्या है। I request you to take an immediate action towards beggars and also educate them in their favorite fields to utilize the talent of beggars in country development. Talents of beggars. वैसे beggars की क्या talent होता है? beggars का एक talent बहुत जबरदस्त है, आपको पता है? कभी सोचा है? वो बंदे को देख के जजमेंट कर लेती है कि किस हिसाब से Exactly. उनकी evaluation strong होती है और कुछ beggars जो होते हैं उनकी sales technique भी बहुत strong होती है। मतलब उनको देखो मतलब उसको इस तरह से ले सकते हैं। कभी आपने देखा सिग्नल पे कुछ beggars जो होते हैं they stuck in one car, वहां से कुछ मिले ना मिले करते रहते हैं। कुछ beggars होते हैं जो जिनको पता होता है कि सिग्नल कितनी देर का बंद है, वो आपके पास आएंगे, ठक ठक आएंगे, 2 दफा 3 दफा आगे आप उनको फील हो गया है, उन्होंने देख लिया, उनको समझ आ गया आप नहीं दे रहे, वो दूसरी गाड़ी में जाएंगे। जब वो इस तरह से हॉप ऑन कर रहे होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ मिल जरूर जाता है, लेकिन जो एक ही जगह चिपक जाते हैं वो नुकसान में रहते हैं। सिंपल। सो इस तरह की बहुत सारे सजेशंस आप लिख सकते हैं कि व्हाट यू हैव लर्न एंड व्हाट दे हैव बिन टेकन फॉर, लाइक उनकी अगर हम अवेयरनेस या उनको हम एजुकेट करें तो उनको किस तरह की चीजें सिखा सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है आई ऑल्सो राइट वन सजेशन बट डिड रिमेंबर राइट नाउ, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आई डोंट नो, ये मैंने भी तो सजेशन ही दिया है इन्होंने, ठीक है। सो वैसे मतलब इनका ये भी अच्छा है कि इन्होंने सारे बता रहे हैं ये लोग। बिजनेस रेलेवेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट का मतलब होता है लेटर में जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बस उतनी ही बात करनी, ठीक है। अब आप लोगों में से किसी को अपना लेटर याद है? लेटर का क्या क्वेश्चन था? बेगर वाला लेटर तो एक था। हाँ मतलब टाउन ब्रांच से अपने हेड ऑफिस से उधर रिलेटेड लेटर और चिल्लर के बारे में उनको क्या बताना है, उनसे मंगाना है। खराब हो गया। किस तरह का लेटर है ये? नहीं, टाइप ऑफ लेटर बता। बिजनेस लेटर तो ऑब्वियसली वो है, आपने बताया वीडियो में बताया था कि आपने मुझे याद है। नहीं नहीं, आप उनको बता रहे कि उनको सामान वगैरह सही से आना चाहिए ना, ये वही बात है ना, वही है ना, सामान सही से आना चाहिए। खराब हो गया है वो कह रहे हैं खराब हो गया, कंप्लेन ले रहे हैं। कंप्लेन है, ठीक है। आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके जो यहाँ पे हमारे रीजनल ऑफिस में जो चिलर्स हैं या जो भी हैं वो खराब हो गए हैं, तो आप हेड ऑफिस से हमें नए भेजें, राइट। तो ये एक तरह की कंप्लेन और रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो कंप्लेन, रिक्वेस्ट और कंप्लेन मिक्स है। सो आपने पहले तो कंप्लेन कर दी, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपके 2 पैराग्राफ इसमें बनेंगे जिसमें आप पहले में बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और दूसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, यानी कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। और फिर आपको आखिरी कोई पैराग्राफ नहीं होता, इसमें एक लाइन भी अगर आप लिख देंगे ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स और लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर अर्जेंट एक्शन, काफी है। तुम क्या लिख के आते हो? तो फिर तुम्हारा पेपर क्यों रुक रहा है जब तुम्हें सब पता है? कभी किसी ने रिफ्लेक्ट किया तुम लोगों में से? जैसे उन दोनों ने रिफ्लेक्ट करके मुझे बताया कि मेरा ना लेटर में बर्न हुआ है। ऐसे में बंद हुआ है मेरा ना, क्या हुआ है? यही तो हुआ है। तुम्हें टॉपिक ही नहीं समझ आया ना। टॉपिक में स्टॉप करना। तो हमेशा याद रखिए कि आप में से कोई ना कोई एक एक प्रॉब्लम, तो मैं पूरी रात आपकी वीडियोस देखता रहा, यकीन जाने सपने में भी आ पाई, सीरियसली बता रहा हूँ। भैया आवाज खोल के देखते तो शायद तुम्हें मैं मेरी बात समझ आती। अपने में मौजूद था। गेम में आवाज आ रहा है तो समझ नहीं मैं काश मुन्ना भाई से सही इस बताता, किस्म की मैं मुन्ना भाई से नहीं सकता, आप मेरा पेपर दे करा दें। जरूर। Respected teacher, I have issues in essay planning now. I am not facing any issues in drafting. So ये कौन है? So the thing is कि अगर आपके प्लानिंग के इश्यूज हैं तो आप अरसलान एक काम ये कर सकते हैं कि प्लान ऑन द टॉपिक जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप फिशबोन प्रैक्टिस करें या एफिनिटी, आप वो प्रैक्टिस प्लान बना के मुझे भेज दिया करें और अपना नाम लिख दें ताकि मुझे पता हो कि ये आपकी तरफ से आया है, तो फिर मैं आपको उसका फीडबैक दे दिया करूँ, ठीक है। सो ये सारी चीजें तो आपके आई कैप एक्सपेक्ट कर रहा है। अब आपको जो काम करना है वो ये है कि आपके पास जो मटेरियल है वो सही होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपके पास आई कैप का स्टडी टेक्स्ट होगा ही होगा सबके पास, जिनके पास हार्ड कॉपी नहीं है वो पीडीएफ रखते हैं। उसके अलावा आईक्यू के बैजेस पे, जितने भी पीआरसी के बैजेस हैं, मैंने कोई तादाद दफा BWCS के हैंडआउट्स भेजे हैं, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस मटेरियल भी है, जिसमें एक्टिविटी शीट्स भी हैं, जिसमें वोकैबुलरी लिस्ट भी भेजी है। वहां से काफी दफा मैंने बहुत सारी नई नई चीजें भेजी, ग्रामर प्रैक्टिस भी भेजी है, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो ये चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं? आप करते हैं?
मैं बताओ राज, तुम लोगों ने कभी किया? आपने जो vocabulary भेजी थी 100 या 50 वर्ड्स की थी, वो मैंने सारी देखी। ठीक है, ठीक है, फिर इस पे अच्छा, तो फिर मैं देख लेती हूँ कि सर बिलाल के नहीं करना, मिस आपकी टाइम चेक करके भेजेंगे है? अच्छा ओके ओके, तो एक टीचर का नहीं करना ना, और लोगों के भी हैं, मैंने एक का नहीं भेजा है, मैंने कई लोगों के हैंडआउट्स भेजे हैं। देखिए BWCS हो, AFC था पुराना, मुझसे पहले भी बहुत अच्छे टीचर्स गुजरे हैं, ठीक है, और हैं अभी भी मार्केट में। तो अगर उनका एक्सपीरियंस बहुत है और उन्होंने एक अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, तो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करने से मैं भी कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि देखिए टीचर टीचर होता है, अगर वो एक अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो मैं भी यूटिलाइज करूँ, क्योंकि लर्निंग जो है ना वो हम सबको करनी है और सारी लाइफ करनी है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि चले एक टीचर आपको शायद उनका आपको मटेरियल नहीं समझ आ रहा, तो आप दूसरे जो मैंने मटेरियल भेजे हुए उनकी प्रैक्टिस करें। और मैंने तो कितनी ऐसी प्रैक्टिस बुक्स भी भेजी हैं, लेटर, मेमो और ईमेल्स के ऊपर, जिनमें आपको किसी टीचर का नाम एसोसिएटेड नहीं है, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बाकायदा बुक्स पब्लिश की है, तो मैंने वो भी प्रैक्टिस के लिए दी है। तो अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा इनहांस कर लेंगे ना, तो आपको तो किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत नहीं, आपकी इंग्लिश खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कोशिश ये किया करें कि इसमें मैंने एक बुक की एग्जांपल भी दी है, बिजनेस कम्युनिकेशन की, इंडियन ऑथर है ये, ठीक है, जिसकी मैंने एग्जांपल दी है। बट ये याद रखें कि हो सकता है भाई इट्स अ एनिमी कंट्री, बट ये आपको पता होना चाहिए कि उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत बेहतर है, ठीक है, और ये आपने YouTube पे भी देखा। तो अगर आप लोगों को ये बात बहुत इंडियंस बिना, क्योंकि उनका उनका फोकस एकेडमिक्स रहता है सारी जिंदगी। मैम बट उनसे एक चीज नोटिस कि लाइक व्हेनेवर यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम ना, तो उनकी जो एक चीज है वो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश बोलेगा आपके साथ, इंग्लिश बोलेंगे, बोलेंगे। हाँ, क्योंकि उनको पता है इस चीज की वैल्यू कि अगर एक लैंग्वेज इंटरनेशनली रिनाउंड है और वो ही अभी फिलहाल फर्स्ट लैंग्वेज है पूरी दुनिया की, तो फिर उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हमारे यहाँ मसला थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसमें हमारी ईगोस को ज्यादा बूस्ट किया गया है घरों में, और उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ एम्फेसिस एजुकेशन में इतना नहीं है जितना अपनी आप को बेहतर बनाने में। उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अपने आप को बेहतर भी आप जब बनाएंगे जब आप किसी से कुछ अच्छा सीख लें, अब वो चाहे दुश्मनी क्यों ना। आई मीन आप उससे कुछ अच्छा तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि आप उससे, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके वो ट्रेड्स भी सीख ले जो जिससे किसी को नुकसान है, लेकिन ये तो एक अच्छी चीज है। आपने तो क्रिएटिव राइटिंग से PRC-1 पास कर लिया था, अभी एक भी असाइनमेंट याद नहीं किया, क्रिएटिव राइटिंग की और टिप्स फॉलो करें बस। ओके फाइन, वैसे क्रिएटिव राइटिंग का तो इतना काम नहीं है PRC के पेपर में, आपका कोई भी ऐसी चीज तो नहीं आती कि कहानी लिखो या कुछ करो, हर चीज बहुत फॉर्मल किस्म की और स्ट्रक्चर्ड किस्म की आती है। और ग्रामर के एप्स के लिए आपको मैं ग्रामरली के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स बता सकती हूँ, मैं क्लास के एंड में आपसे पेपर लिंक। में सबसे फेवरेट क्वेश्चन पता है मेरा कौन सा है? MCQs वाला जो आता है, काम ही आंसर लिखते हैं सिर्फ हाथ से करके। वो कॉम्प्रिहेंशन है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन तो ऑब्वियसली बहुत इजी है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत लोगों को मुश्किल इसलिए लगता है कि रीडिंग मटेरियल पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि आप इसको, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को याद रखें तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इस पूरे चीजों को ना अपने दिमाग में रख लें। 2 से 3 लेटर्स, मेमोज, ईमेल्स आपको वीकली लिख के मुझे दिखा दें, एक वीक में आप कम से कम भी मुझे 2 से 3 लेटर लिख के भेजेंगे, ठीक है। लेटर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, वो अभी कोई वो मसले की बात नहीं, बस मुझे ग्रुप बता दें कि आप लोग सब किस ग्रुप के हैं, तो मैं उन ग्रुप्स पे वो टॉपिक्स भेज दूंगी, फिर आप उनमें से टॉपिक्स चूज करते रहे रोज, ठीक है। अगर आप मुझे दिन में भी एक भेज दिया करें लेटर रोज, तो आपकी लेटर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर है टाइम योरसेल्फ फॉर राइटिंग टास्क, प्रैक्टिस कंप्लीटिंग सेक्शंस अंडर एग्जाम कंडीशन। क्या कंडीशंस होते हैं एग्जाम से? 2 घंटे, ठीक है, 5 क्वेश्चन। तो अगर आप इसी तरीके से अपना टाइम डिवाइड करें, प्लस डिजिटल पेपर है, टाइपिंग स्पीड, लिखने की कोई फायदा नहीं, बहुत सारे बच्चे लिख लिख के तस्वीरें खींच के मुझे भेजते हैं, मैं कहती हूँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेशक आपने बहुत अच्छा लिख लिया, पर अब आपकी टाइपिंग की अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप वहां अटक रहे होंगे, टाइम वेस्ट हो रहा होगा। सो कोशिश किया करें कि प्रैक्टिस भी बड़े सही डायरेक्शन में करें। लास्टली, रीड योर राइटिंग आउट लाउड एंड हैव समवन एल्स रिव्यू इट। आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त होते हैं,
ठीक है, अगर टीचर नहीं है हर वक्त मौजूद तो आप अपने दोस्तों के सामने उन चीजों को लाउडली पढ़ें। आप देखें कभी कभी हम अपनी गलती नहीं पकड़ पा रहे होते, लेकिन सुनने वाला आपको बताया यार ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है, ऑफ हो गई, या ये वर्ड सही नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर दो, तो आपको एक फीडबैक मिल रहा है। तो रिव्यू करना एक बहुत अच्छी आदत है। अभी मैं आपको आगे टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगी थोड़ा सा, तो टाइम मैनेजमेंट भी आप देखिएगा कि मैंने आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन वाइज टाइम डिवाइड करके दे दिया है, ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मास्टर ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इन सब चीजों की एक्टिविटी शीट्स मैं आपको भेज दूंगी। एक मैंने आपको क्विजलेट का बता दिया है। क्विजलेट एक ऐप है, अगर आप लोग डालना चाहें तो आपकी लैंग्वेज उससे इम्प्रूव हो जाएगी। और क्विजेज किसी ने देखा है कभी? quizzes.com, quizzes.com में आपको बहुत चैट जीपीटी क्या देता है, तो चैट जीपीटी के जान छोड़ दो, वो हाथ जोड़ रहा है तुमसे, इसलिए क्योंकि वो तो बेचारा इम्प्रूव हो रहा है। मेरा मैम तो फायदा कुछ दोस्त से तुम उठा नहीं रहे हो, तुम उसको बेचारे को सिर्फ यूटिलाइज करते हो, लेकिन वो उससे कुछ सीख नहीं रहे। क्या कोई काम नहीं आ रहा? अगर काम आ रहा तो पास हो जाते। पीआरसी का पेपर दिया उसने तुम्हारे लिए जाके? आपको भेज दूं मैं बता नहीं। क्या कर दूं? पेपर देना आप देकर आ जाना प्लीज। ओके, है मैं आपको 5 महीने से अपनी अम्मी से नहीं मिला हूँ। क्यों तो मकसद है ना। वहां जा नहीं पा रहे तुम यार? ये तुम लोग ये छोटे बच्चों की तरह ये प्लीज पेपर पे लाइनें नहीं मारे आप लोग। ये तुम लोगों का एक बहुत ही खतरनाक मसला है कि तुम लोगों को कोई चीज खुली मिल जाए तुम लोग लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर देते। ठीक है, नो आई एम टॉकिंग टू द ऑनलाइन क्लास पीपल। ठीक है, सो यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैम हैव स्पेंड आई हैव स्पेंड approximately 12 to 15 essays that is memo, but I don't where I have that mistake. You need to reflect, you need to understand कि कोई एक आपने बेशक बहुत सारा काम किया है। अच्छा, मेरे पास ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस करके मुझे दिखाई, लेकिन जब भी उनकी प्रैक्टिस मटेरियल मेरे पास आता था ना, उसमें ग्रामेटिकल एरर होते थे। अच्छा, फिर मैं उन्हें बता देती कि आपके यहाँ सेंटेंसेस ऐसे गलत चल रहे हैं, आप इनको ये सही करें, ये सही करें। वो उस वक्त कर लेते थे, लेकिन वो क्योंकि वो हैबिट में थे तो वो इस चीज को नहीं सही कर पाए। इसकी प्रैक्टिस के लिए जो ये मैंने टॉपिक्स यहाँ लिखा है, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इन सब की वर्कशीट्स मैं आपको ग्रुप पे सेंड करती रहती हूँ, ठीक है। जब मैं आपको वर्कशीट्स इसकी भेजूं तो प्लीज इन वर्कशीट्स को कंप्लीट करके भी आप मुझसे चेक करा सकते हैं। और कुछ वर्कशीट सेल्फ चेकिंग पे होंगी, यानी कि उनके आंसर शीट्स उसके बाद होंगे, तो प्लीज आप लोग पहले खुद कर लें और फिर उसके आंसर्स देख लें, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम बच्चों का आ रहा है वो आ ही ये रहा है कि उनकी ग्रामर वीक है, ठीक है। सो ये कर लेते हैं आप प्रैक्टिस में, इससे भी आप सही हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, आप में से कितने लोगों के पास ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे लोग हैं, या आप लोग कितने ऐसे लोगों से इन टच हैं या इंस्टीट्यूट से जहां पर आपको पास टॉपिक्स मिल जाते हैं कि भाई पिछले पीआरसी में क्या आया था, उससे पहले में क्या आया था? मैंने बहुत सारे भेजे भी हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि पीआरसी का कोई पास पेपर का एक कॉम्पैक्ट वो नहीं है डॉक्यूमेंट जो कि आईकैप ने रिलीज किया, जैसे आप लोगों के सीफैप वगैरह के मिल जाते हैं, कैप के मिल जाते हैं, इनके पास पेपर्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि और पीआरसी को स्टार्ट हुए भी बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, क्योंकि पहले एएफसी होता था, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना होगा कि यू हैव टू एटलीस्ट फाइंड आउट 2 years ऑफ पास टॉपिक्स ऑफ पीआरसी, जो आप जिसमें से आप उठा के प्रैक्टिस करें। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैप जो है वो अपने पैटर्न्स, अपने टॉपिक्स, इवन के पूरे पूरे क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आप उसकी प्रैक्टिस करें, जो पास टॉपिक्स हैं वो भी आप मुझसे चेक कराएं। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज का डिफरेंस ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बेकरी पे बहुत ज्यादा आता है, बेकरी न्यू बेकरी फ्रेंचाइज पे बहुत आता है, और हाँ, टॉर्नेडोज एंड नेचुरल डिजास्टर्स पे बहुत आता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, बिजनेस, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं, एम्पावरमेंट पे आ रहे होते हैं। इसी तरीके से क्या कहते हैं, कंप्लेन लेटर्स बहुत आ रहे होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस, इस तरह की चीजें बहुत पूछी जा रही होती है। तो टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। आप लोग अगर एक दफा भी ये पहले के टॉपिक्स की प्रैक्टिस शुरू कर दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। रिसेंटली आई एम विलिंग टू अपीयर इन जुलाई अटेम्प्ट, बट आई एम नॉट एडेड टू योर व्हाट्सएप ग्रुप। So Mohammed Amir Hussain, you can talk to admin department, they will add you in the PRC group, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर इस ध्यान में रखें कि आपका जो रिवाइज करने का रूटीन है वो कुछ इसी तरह का हो कि आप पास टॉपिक को भी रिवाइज करें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है ये
ये मैंने आपको एक टाइम डिवीजन दिया है, जो कि अगर आप पेपर में इसी डिविजन के साथ लेके चले तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो 25 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन को ना दें। 25 भी मैंने क्यों कहा है, क्योंकि उसमें रीडिंग इन्वॉल्व है, और रीडिंग में हमारा स्टूडेंट अभी भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वोकैबुलरी आती है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, तो बेसिकली आपको कोशिश ये करनी है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को दें 25 मिनट, ठीक है, जिसमें आप 10 मिनट रीडिंग को दें, प्रॉपर रीडिंग, ठीक है, और फिर आप क्वेश्चंस देख के उनसे मैच करें। उन्हीं 10 मिनट में अगर आप चाहें तो थोड़ा एक 15 यानी उसको 15 मिनट पे ले जाएं, और 25 में से अगर 15 मिनट में आप रीड कर रहे हैं तो आपको प्रेसी लिखने में 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर एक चीज आपने बहुत थॉरली स्कैन करके पढ़ी है तो आप उसको ओन वर्ड में लिख सकते हैं। हाँ, इस इन सब चीजों के लिए पिछली स्लाइड जरूरी है, क्योंकि ग्रामर अच्छी होगी तो आप ओन वर्ड अच्छे यूज करेंगे। आप सभी मूवीज देखते होंगे, ड्रामेज देखते होंगे, सीरीज देखते होंगे, राइट? अब आपकी कोई भी एक फेवरेट सीरीज को मैं कहूँ कि आप मुझे सिर्फ यहाँ चंद लफ्जों में या कुछ लाइनों में बताएं कि उसकी क्या स्टोरी है और उसमें क्या होता है, तो आप अपनी जबान में तो बहुत अच्छा बता देंगे, लेकिन वही चीज मैं कहूँगी मुझे इंग्लिश में लिख के दे दें तो आपको टाइम लगेगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली ट्रांसलेटिंग ऑल योर थॉट्स इनटू इंग्लिश, और फिर आप उसे लिख के देंगे। यही मसला है, ठीक है। और इसी वजह से मैंने आपको 15 मिनट प्रेसी में दिया, वरना प्रेसी 5 मिनट का, क्योंकि प्रेसी कुछ नहीं है। प्रेसी का मतलब ही यही है कि आपने एक चीज पढ़ के समझ ली, अब मैंने वन वर्ड्स में से लिख दी शॉर्टेस्ट वे में, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसीलिए इसमें 15 मिनट दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ट्रांसलेशन करनी होती है, ठीक है। फिर आ जाती है प्लानिंग। प्लानिंग सोचने का काम है, क्योंकि ये कहलाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसलिए इसमें आप 15 मिनट ले सकते हैं। इसमें आप 15 मिनट लेके सोच सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि भाई अच्छा ये ऐसा है तो इसके कॉजेस क्या होंगे, इसके क्या अफेक्ट आएंगे, अगर ये एफिनिटी है तो इसमें क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयां हैं, इसमें क्या जो है वो बड़ी बात है और क्या छोटी बातें हैं। ये सारी चीजें फिर आप प्लानिंग के टाइम पे सोच सकते हैं। एक सेकेंड, आतिफ, अगर आप फर्स्ट मई से शुरू करेंगे पढ़ना तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 13 को पेपर है, तो उसका मतलब है कि आपके पास मुश्किल से 10 दिन 12 दिन बचेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप 12 दिन में BWCS पास कर सकते हैं बिकॉज योर लैंग्वेज स्किल्स आर गुड, नहीं तो फिर आपको अभी से वोकैबुलरी और बाकी चीजों की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं ऐसे पे। ऐसे जो है वो आपका 25 मिनट मैंने आपको दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि आपको वो प्रॉपर तरीके से लिखना है, और फिर लिखने के बाद अगर लेट्स से आपने 20 मिनट में लिख लिया तो 5 मिनट तो आप उसे रीड अलाउड करेंगे ना अपने लिए। क्योंकि जब आप अक्सर अगर अभी भी मैं आपको कोई चीज रैंडमली टॉपिक आपके पसंद का भी दे दूं और आप लिखें, तो लिखने के बाद जब आप उसे रीड करेंगे ना, आपको उसमें कई चीजें ऐसी लगेंगी जिसको आप चाहेंगे कि इसको चेंज कर दूं, यहाँ मैं कुछ ऐड कर दूं, यहाँ से मैं कुछ रिमूव कर दूं। ये ह्यूमन नेचर है। कभी भी हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता, चाहे हम जितने भी बड़े राइटर बन जाए, चाहे हम जितने भी नए राइटर, हमारा पहला ड्राफ्ट कभी भी फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको इसमें 25 मिनट्स दिए हैं कि आप जो भी लिख रहे हैं आप उस चीज को समझें, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे ये चीज मैंने ज्यादा लिख दिया, ये मैंने बहुत बार बार लिखी है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो 25 मिनट अपने आप को दे ऐसे में, और फिर 20 मिनट में लेटर, इसलिए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आपको पता होगा फॉर्मेट, जो कि आप सबको पता है, अभी आपको पता है, मैंने नोट किया है कि आप में से किसी को भी फॉर्मेट का इशू नहीं है, आपको वोकैबुलरी का ही इशू आया है। फॉर्मेट का भी इशू है। क्या इशू है फॉर्मेट? फॉर्मेट का हमें ऐसे जैसे हमें टॉपिक्स का पता होता है कि ये टॉपिक हम इसको लिख लेंगे, पर एक रिक्वेस्ट के टॉपिक है तो इस पे हम क्या नेम क्या देंगे, क्या फॉर्मेट का क्या इशू होता है। ये कंटेंट इशू है। नहीं मतलब कि जैसे शुरू कैसे करें? हाँ तो शुरू करना जो है ना, वो फॉर्मेटिंग नहीं कहला रही है, वो ये कहलाया जा रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बात कैसे की जाए। जैसे आपने, जैसे कि एक टॉपिक था, जैसे आपने लिखा कि एसी मंगवा रहे हैं, तो आपने डियर सर, और फिर आप लिखेंगे कि आई एम राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम सो एंड सो डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंपनी, ठीक है।
In our office, we are facing a serious issue of AC maintenance or AC repairing. ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि since when you are facing it, किस तरह का प्रॉब्लम है और अब इससे क्या प्रॉब्लम्स और मजीद क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब हो रहा है, गर्मी हो गई है, लोगों से काम हो नहीं रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो गई है। ठीक है, फिर आप आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे हाउएवर I would like to make a request to head office to send us this and this number of air condition immediate basis so that we can continue working in the same room with so and so tasks. ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन की कि आपके यहाँ प्रॉब्लम है क्या, फिर आपने उनसे रिक्वेस्ट करके उसका हल भी बताया कि भाई हमें ये आप भेज देंगे अगर इतने टाइम में तो ये हमारे लिए फायदा। ठीक है, सो इस तरीके से तो बेसिकली आपको फॉर्मेट से ज्यादा ना ये मसला आ रहा है कि कंटेंट कैसे क्रिएट हो। ये कंप्लेंट लेकर इंक्वायरी में मतलब कि इसमें सेंटर एड्रेस देंगे सब में लिखनी है। ठीक है, सब में लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप सिर्फ अपना नाम लिख के लिख दे ABC एग्जामिनेशन हॉल कराची, जैसे इंटर वगैरह में करते थे उसी तरह से, लेकिन आपको लिखना है। मतलब कि हर किसी ने भरा और फ्रेंड्स को लिख के नहीं, फ्रेंड्स वाला लेटर फॉर्मल नहीं होता है, वो इनफॉर्मल होता है। उसमें आपको सेंडर और कभी कभार रिसीवर की भी बहुत ज्यादा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, और सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं। अगर लिख लिया कोई मसला नहीं है, सब्जेक्ट ना लिखें, रिसीवर का एड्रेस और नाम लिख दिया, भले लिख दिया, कोई मसला नहीं है। मार्क्स नहीं करना भाई फ्रेंड को लिख रहे हो तो तुम सब्जेक्ट क्यों बताओगे, तुम तो डायरेक्ट शुरू करोगे डियर फ्रेंड और फिर तुम अपनी बात करोगे। और इसका वर्ड काउंट भी फॉर्मल लेटर से ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप किसी एक्वेंटेंस या किसी दोस्त से बात करते हैं, किसी अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, तो आप उससे हालचाल पहले एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग करते हैं कि हाउ आर यू दीज डेज, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आई एम गुड, आई एम डूइंग, और आई एम बिजी विद दिस टास्क, hope to see you soon, so I am writing this letter mainly for this purpose। फिर आप दूसरे पैराग्राफ से अपनी असल बात शुरू करते हैं जो क्वेश्चन में आएगी, लेकिन फर्स्ट 3 से 4 लाइनें आपकी ग्रीटिंग एक्सचेंज होती है, और आखिर की भी इसमें लाइनें जो होती है वो एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग होती है। किस तरह से कि आप कहेंगे होप टू सी यू सून so that we can have a fun time again, और I hope everybody is doing well at your place, see you soon with your family on vacations, और या कुछ भी करके आप एंड कर रहे होते तो आप देखिए स्टार्टिंग और एंड जो है वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जो है बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग। क्योंकि इनफॉर्मल, फॉर्मल में कभी भी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग इतना नहीं होता, आप बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं और वही बात करते हैं जो कहा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लेटर में जो स्पेस होता है मिस वो देना जरूरी है, जैसे नोट्स में। हाँ, तो लेटर अब आप डिजिटल लैंग्वेज पे लिख रहे हैं तो डिजिटल में आप एंटर भी करेंगे तो वो एक लाइन नीचे आ जाए, तो आपको कोई मसला नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पेस है। हाँ, रिटन होता तो डेफिनेटली आपको फिर एक एक लाइन छोड़ के अगला स्टेप करना होता, लेकिन यहाँ इतना जरूरत है। फिर वोकैबुलरी में मैंने आपको 15 मिनट इसलिए दिए कि यू कैन थिंक अबाउट इट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि देखिए वोकैबुलरी का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट यहाँ इसलिए आपके पेपर में कि वोकैबुलरी आइसोलेटेड आ रही है। आइसोलेटेड का मतलब है बस एक वर्ड आ रहा है और आपको उसका सही मीनिंग ढूंढ के लिखना है। ठीक है, लेकिन तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी लॉजिक नहीं लगा पा रहे, इसीलिए आपको मसला हो रहा है और आप वोकैबुलरी में अटक रहे हैं। जब वोकैबुलरी आपकी किसी पैराग्राफ फॉर्म में कहीं बीच में आएगी ना तो आपको मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में कोई ना कोई वर्ड तो ऐसा होगा जो आपको समझ आता होगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा पैराग्राफ आपको समझ लिया। तो जब आपको कोई वर्ड समझ आ रहा होता है ना तो आप उससे उस नए वर्ड को एसोसिएट कर करके चीजें एवेल्युएट कर लेते हैं कि भाई हो सकता है इसका ये मतलब, ये यहाँ इसलिए लिखा जा रहा है कि इस चीज के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बिल्कुल नहीं पता होता। इसके लिए वोकैबुलरी लिस्ट में से वोकैबुलरी याद करना जरूरी है, और वोकैबुलरी की लिस्ट आपको तादाद इंटरनेट में मिलेंगी PDF फॉर्म में, अगर आप उसको सही तरीके से सर्च करें। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी इंटरनेशनल वोकैबुलरी लिस्ट फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट और फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जब ढूंढेंगे इन PDF फॉर्मेट तो आपको पूरी लिस्ट यूनिवर्सिटीज बना के देती हैं। और चैट GPT से इसलिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि वोकैबुलरी लिस्ट ले, क्योंकि चैट GPT जो है वो पता नहीं 20 सम ईयर इन 20s उसके बाद से वो अपडेट नहीं हुआ है।
तो आपको वो एक लिमिट में रहते हुए एक इंफॉर्मेशन देता है, बहुत नई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड कर लेंगे और ये वाइज तरीके से सारा पेपर आप फॉलो करेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा ये चीज फायदेमंद होगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, प्लानिंग, ऐसे, लेटर, वोकैबुलरी, हर चीज कवर हो जाएगी विद इन दैट टाइम। और आपको एंड में 5 मिनट भी मिलेंगे पूरे पेपर को रिव्यू करने में कि कहीं आपसे कोई गलती, कोई मसला, कुछ एक्स्ट्रा टाइपिंग या कोई भी चीज रिपीटेडली तो नहीं हुई है। ठीक है, और प्लीज एक और हैबिट आप लोग अपनी बनाना शुरू करें। हाँ, व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट? बताओ यूनुस, रात को कब सोते हो? 12 मैक्सिमम। और सुबह कब उठते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताइए। 1 बजे। 1 1:30। और फिर कब उठते हो? अब देखो, तुम्हारी 6-8 घंटे की नींद पूरी नहीं है। जब तुम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे हो ना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा ब्रेन एक टाइम के बाद चीजें एब्जॉर्ब करना छोड़ रहा है, तो तुम्हें रिटेन करने में प्रॉब्लम होगी। नुमान, आप रात में कब सोते हैं? नहीं सोते हैं? फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं? तहज्जुद भी पढ़ते हैं? वेरी गुड। और फिर सुबह आप सो जाते हैं फजर की नमाज, फिर आप कब उठते हैं? 11 बजे। नॉट नॉट गुड एट ऑल। ये तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे या 5 घंटे की नींद है। इतनी सी नींद में, और वो भी दिन की और रात की नींद का फर्क देखते हुए, आपकी बिल्कुल भी रूटीन हेल्दी नहीं है। और जब आपकी रूटीन हेल्दी नहीं है ना, आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, मॉर्निंग में जो पढ़ना होता है या सुबह पूरी नींद करके उठ के जो पढ़ना होता है, वो जितना ज्यादा फायदेमंद है उतना रात का पढ़ना नहीं। ठीक है, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। वाह भाई वाह, हमें नींद नहीं आती है, वेरी गुड। तो आपको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसे। और हसन कह रहे हैं 4 बजे में, 4 बजे सोने के बाद अगर आप सुबह 10 बजे या 11 बजे उठ रहे हैं, तो वो आपकी अच्छी नींद नहीं है, राइट? सो प्लीज ट्राई टू मेक योर हैबिट्स वेरी स्ट्रेट एंड डिसिप्लिन, तो आप बहुत सारी चीजें अचीव करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको आई होप कि ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपके मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप भी पूछ सकते हैं, आप लोगों को ही बना दिया अगर कोई प्रॉब्लम। मैं क्या एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जैसे हम जो मैंने आपको वो बताया ना, प्रैक्टिस करने का तरीका, आप उस तरह प्रैक्टिस करके मुझसे चेक कराएं। मटेरियल आपको प्रैक्टिस के लिए जो चाहिए, आप लोग मुझे अभी बताएं, मैं आपको अभी भेजूं। ऐसे ही करते हैं या ऐसे ही करते हैं? मैं आपका नंबर मेरा नंबर ग्रुप पे है, आप लोग किस ग्रुप पे ऐड हुए हैं? वर्कशॉप नहीं यार डायरेक्ट पीआरसी गाइडिंग सेशन। ठीक है, बस अब मैं इस पे वो सारी चीजें भेज देती हूँ जो मैंने पीआरसी के बच्चों को हमेशा प्रैक्टिस के लिए दी। ठीक है, चलो। वो कह रहे थे कि आप मुझे एक टीचर का नाम लिखकर उन्होंने लिखा था अभी कि वो उनके हैंडआउट्स ना दें। ठीक है, मैं नहीं दे रही हूँ, अब मैं आपको दूसरे हैंडआउट दे रही हूँ। लेट्स सी आप इसमें से कितनी प्रैक्टिस करेंगे। आपने नंबर चेंज किया है, तो भाई मैसेज किया है। आ गया। ठीक है, एक भेजा मैंने आपको। अब इसके बाद में, मैम आई वांट ऑल मटेरियल। जी अमीर, आई विल डेफिनेटली सेंड यू ऑल मटेरियल ऑन दिस पीआरसी गाइडेंस सेशन। आई एम सेंडिंग इट वन बाय वन। सो अगर कोई भी चीज ऐसा लग रहा है आपको कि ये नहीं है या कोई और चीज नहीं चाहिए या कुछ और चाहिए आपको, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मजीद चीजें भी भेज दूंगी। नो इश्यूज। ग्रामर की एक मैं बहुत अच्छी वर्कशीट भेज रही हूँ जिसमें टॉपिक वाइज ग्रामर प्रैक्टिस मिलेगी आपको करने के लिए। प्लीज इसी बुक में से आप प्रैक्टिस करके चेक करा सकते हैं। पीआरसी गाइडेंस सेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन द ग्रुप। आपको सारे हैंडआउट्स वहां मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैं आपको भेज रही हूँ पीआरसी गाइडेंस सेशन जो IQ का ग्रुप है। ठीक है, अगर इंशाल्लाह आप इस पे ऐड नहीं है तो प्लीज आप IQ कॉल करके अपने आप को इसमें ऐड कर लें, और इस ग्रुप में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चैट बॉक्स में मैं कुछ नहीं भेजूंगी क्योंकि चैट बॉक्स में अक्सर लोग उसे डाउनलोड नहीं कर पाते और यहाँ से भी भेजने में प्रॉब्लम होती है, तो इट्स बेटर कि मैं आपको ग्रुप पे भेजूँ। ठीक है।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैं वो कुछ